गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके इंजीनियर्स अकेडमी में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि सी का एक बेसिक परिचय क्या है और उसकी वजह से हम फर्स्ट सी प्रोग्राम का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी लास्ट क्लास थी उस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हमारे पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। हमारे एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, सी भाषा की सहायता से किसी गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम प्रदर्शित कीजिए। हमने लास्ट क्लास पे ये देखा, हमने उसके थ्रू सबसे पहले एक फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूले को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, फॉर्मूले में से हमने कांस्टेंट छांटे, फॉर्मूले में से हमने वेरिएबल छांटे। जब हमने दोनों को अलग अलग कर लिया तो फिर वेरिएबल के बेस पर हमने प्रोग्राम का निर्माण किया। जिस प्रोग्राम को हमने इस तरीके से बनाया था, जिस प्रोग्राम में आपने एक चीज देखी थी, stdio.txt मेन स्टार्टिंग, फिर उसके बाद वेरिएबल बता दिए हमने कौन कौन से थे, फिर इनपुट वेरिएबल को इनपुट करवाने के लिए एक लाइन लिख दी, फिर उसके बाद स्कैनएफ में हमने जिस वेरिएबल को हमें लेना था उस वेरिएबल के लिए मेमोरी से लेना था, उस वेरिएबल के लिए हमने उसको एड्रेस ऑफ सिंबल के साथ लिख दिया। फिर हमने फॉर्मूले को उस फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमने कांस्टेंट को इन्वॉल्व करवाया था। अब इसके बाद आगे जो है वहां हमने आउटपुट को लिख दिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इनपुट वो होता है जो बराबर के इस ओर होता है, आउटपुट वो होता है जो बराबर के इस ओर होता है। 99% टाइम हमारा आउटपुट एक सिंगल ही होता है। कुछ कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती है जहां हमारे पास आउटपुट एक से ज्यादा होता है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनपुट एक सिंगल है, आउटपुट जितने मल्टीपल होते चले जाएंगे, यहां लिखने का तरीका बदलता चला जाएगा। हम प्रोग्राम की मेन बॉडी में हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लिखते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन करते हैं कि सर ये प्रोग्राम है क्या। देखिए, अगर हम इसके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, जिसे हम देखिए जिसे हम लेते हैं जो कि कहलाता है हैश, HASH हैश, जिसका एक दूसरा नाम पाथ प्रोवाइडर भी है। पाथ प्रोवाइडर, देखिए हैश यानी हैश, HASH हैश, इंग्लिश में हैश बोला जाता है, इसका दूसरा नाम पाथ प्रोवाइडर है। यह क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार मैं यदि आपको कहूं कि आपको मेरे घर आना है, मेरे घर का एड्रेस है 234 अलवर, क्या आप पहुंच सकते हैं? शायद सबके लिए मुश्किल होगा। क्यों? 234 है क्या? अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको मकान नंबर 2, गली नंबर 4, स्कीम नंबर 5 अलवर में पहुंचना है, आप सभी इजीली पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक पाथ प्रोवाइडर दिया। पाथ प्रोवाइडर क्या था? गली नंबर, मकान नंबर, स्कीम नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार मशीन तक जाने के लिए आगे उपस्थित हेडर फाइल्स को कोई तो रास्ता दिखाता है, हैश है। अगर आप प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके सामने वार्निंग या एरर मैसेज जनरेट होगा, क्योंकि पाथ प्रोवाइडर नहीं है। उसके बाद यह हो सकता है कि आपने आगे जितनी भी चीजें लिखी है या तो वो मशीन तक पहुंच जाएंगी या उसको मशीन तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। तो अगर उससे बचने के लिए हम हमेशा हैश लगाते हैं। हैश का मुख्य काम होता है इसके आगे लिखी हुई हेडर फाइल्स को मशीन तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करना। इसी कारण इसका नाम हम पाथ प्रोवाइडर भी बोलते हैं। वैसे नॉर्मल हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका नाम हैश बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में HASH भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बात करते हैं। सर सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है, देखिए STDIO, जो कि इस प्रकार हम उसके टुकड़े प्रदर्शित कर सकते हैं, STDI और O। देखिए STD
किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम अगली हेडर फाइल की अगर बात करें तो उसका नाम है CONIO। देखिए कोनियो, अगर हम कोनियो की बात करें तो हमारे पास आता है CONI और O। इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। देखिए इसका पूरा नाम CON का मतलब होता है कंसोल, I का मतलब इनपुट, यहां O का मतलब आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट। अब स्टूडेंट्स यदि हम इन दोनों के बारे में बात करें, सर हेडर फाइल्स होती क्या है? देखिए किसी भी एक प्रोग्राम के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसे चलाने के लिए हमें उसको यह समझाना होता है कि मशीन क्या आदेश दे। जैसे जब आपकी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो मशीन को कैसे मालूम पड़ा कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में चीज आ रही है उसे ग्रहण कर लिया जाए, उसे कैलकुलेट किया जाए और उसे वापस छोड़ दिया जाए। तो उसके लिए मशीन की लैंग्वेज में कुछ कोडिंग की गई। उस कोडिंग ने मशीन को यह समझाया कि जो भी इनपुट आ रहा है उसके साथ आपको ये एक्शन करना है। तो अगर उस टाइम हम ये समझा सकते थे तो हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ऐसे आदेश उपस्थित होने चाहिए जो उस लैंग्वेज में उपस्थित सभी कोड को अपने भाषा में ले ले, अपने भाषा यानी बाइनरी भाषा 1010, क्योंकि मशीन हमेशा बाइनरी भाषा ही समझती है 1010 की भाषा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका मुख्य काम क्या होता है? मशीन जो है यह मशीन को आदेश देने का कार्य करता है कि जो भी बाइनरी भाषा में इनपुट आ रहा है आप उसे ग्रहण कर लो और ग्रहण करने के बाद बाइनरी में उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लो और उसके बाद आप बाइनरी में आउटपुट निकाल के रख लीजिए। ये काम STDIO आदेश के थ्रू होता है, इंस्ट्रक्शंस। तो STDIO एक इंस्ट्रक्शन है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हेडर फाइल कहलाते हैं। हेडर फाइल इसलिए क्योंकि हेड के थ्रू ही आपके सारा काम चल रहा है, इसीलिए यहां भी हेडर फाइल्स बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स अगला आता है कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट। इसका मुख्य काम क्या है? देखिए मशीन किसी भी बाहरी डिवाइस से कोई भी इनपुट ग्रहण नहीं करती। आप जैसे माउस है, माउस से नहीं करेगी जब तक उसे कोई आदेश नहीं मिलेगा या कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार जो आपका मॉनिटर है, मशीन उससे कोई रिलेशन नहीं करती जब तक उसे कोई आदेश ना मिले। कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं लेती जब तक उसे कोई आदेश ना मिले। प्रिंटर पर कोई आउटपुट नहीं छोड़ती जब तक उसे कोई आदेश ना मिले। सारा इंस्ट्रक्शंस के भरोसे होता है। तो उसके लिए कंसोल का काम क्या होता है? यह बाहरी डिवाइस से इनपुट को कन्वर्ट करके मशीन तक बाइनरी भाषा में छोड़ने का कार्य करता है। जबकि जो बाइनरी भाषा में आउटपुट तैयार हुआ है बाइनरी भाषा में, उसको कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करके आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, उस पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाने का काम कंसोल की वजह से होता है। तो अब आपके पास दो मुख्य चीजें हो गई। पहली चीज क्या हो गई? जो भी कीबोर्ड से इनपुट दिया गया उसे कन्वर्ट करवाएगा कौन? कोनियो। और बाइनरी में मशीन तक पहुंचाएगा कौन? कोनियो। फिर उसके बाद मशीन को मिल गया, मशीन में बाइनरी में इनपुट आ रहा है, उसको ग्रहण कर लिया। वहां कौन काम करेगा? STDIO। बाइनरी में इनपुट ले लिया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद उसको बाइनरी में आउटपुट तैयार करके रख लिया। यह सब कौन करवाएगा? STDIO। मशीन पर बाइनरी भाषा में कार्य करने का आदेश STDIO। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसको कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपको तो आउटपुट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, तो उसको वापस से कन्वर्ट किया गया और कन्वर्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित कर दिया गया। ये कौन करवाएगा? आपका कोनियो।
तो कोनियो का काम आपसे मशीन तक ले जाना और बाइनरी में मशीन के पास छोड़ना, मशीन से वापस लाना और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना। एसटीडीआईओ का काम मशीन को यह आदेश देना, बाइनरी में जो इनपुट आ रहा है उसको ग्रैंड कर ले और उसको कैलकुलेट कर ले और उसका आउटपुट निकाल के अपने पास रख ले। कोनियो जाएगा और विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन पर कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करवा देगा। तो स्टूडेंट्स यह दोनों के काम हमेशा हमें देखो, मशीन को भी आदेश देना है, कीबोर्ड से इनपुट भी देना है और वापस आउटपुट भी लेना है, तो इसके लिए यह दोनों आदेश जरूरी है। इसीलिए लास्ट क्लास पर मैंने आपको एक चीज कही थी कि स्टूडेंट्स हमारी ये 4 लाइनें कंपलसरी आती ही आती हैं हर प्रोग्राम में, क्योंकि आपको एसटीडीआईओ के थ्रू मशीन को आदेश भी देना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाना है, कीबोर्ड वाले इनपुट को मशीन तक पहुंचाना भी है, तो हमें ये दोनों हेडर फाइल्स तो लिखनी ही पड़ती हैं। अब स्टूडेंट्स आगे एक चीज आती है कि सर एसटीडीआईओ तो समझ में आ रहा है, पर इसके आगे जो डॉट एच लगा हुआ है वह क्या है? देखिए चौथी चीज आती है हमारे पास डॉट एच। डॉट एच को बोला जाता है हेडर फाइल एक्सटेंशन, हेडर फाइल एक्सटेंशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सर ये हेडर फाइल एक्सटेंशन है क्या और इसे ना लगाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जब हमारे पास कंप्यूटर में 33 पीडी है तो बहुत सारी फाइलों का जब निर्माण किया गया तब एक चीज देखी गई, मशीनी भाषा जो होती है वह हर चीज को एक एक्सटेंशन के रूप में समझती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, हम हर चीज को अपने अपने तरीके से लिखना पसंद करते हैं। जैसे एक मूवी है, मूवी का नाम आप अपने तरीके से डालेंगे, कोई दूसरे तरीके से डालेगा, हम आगे इनिशियल्स लगा देते हैं 1 2 3 4, तो सब अपने अपने तरीके से डालेंगे, पर मशीन का तो बिहेवियर वही है, तो मशीन के लिए तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मशीन कभी भी इनको इस प्रकार नहीं समझती। आपकी जो मूवी है उसके आगे एक एक्सटेंशन लग जाता है .jpeg। अब मशीन को यह बात मालूम है, या .mp4, आप सबने mp3 नाम सुना है, mp3 क्या है? देखिए सॉन्ग्स का नाम अलग अलग है, सॉन्ग्स का टाइप अलग अलग है, सॉन्ग्स की जो एक वॉइस है वो अलग अलग है, सब चीजें अलग अलग है और हर कोई अपने अपने सिंबल्स के रूप में सेव करना चाहता है उसको। तो उसके लिए हर सॉन्ग के आगे आप किसी भी इनिशियल से सेव करिए, आगे .mp3 लग जाएगा। उसका मतलब मशीन को यह मालूम है .mp3 जिसके आगे लग गया मुझे खाली ऑडियो फाइल प्ले करनी है, .mp4 जिसके आगे लग गया मुझे ऑडियो के साथ वीडियो फाइल भी प्ले करनी है। इसी प्रकार आप जैसे आपकी इमेजेस खींचते हैं, फोटोज, तो स्टूडेंट्स फोटोज के आगे क्या होता है? आपने अमित, सुमित, मोहित, रोहित किसी भी नाम से सेव कर लिया उसको, जैसे ही आप उसको जिस भी नाम से सेव करते हैं उसके आगे .jpg लग जाता है। वह jpg क्या बताता है? वह मशीन को यह आदेश देता है कि यह एक स्टिल पिक्चर है जिसको कलर रिजोल्यूशंस के साथ प्रदर्शित करना है। अब ये जो चीज है वो हेडर फाइल कहलाती है। अब मशीन को हम किस प्रकार से यह आदेश दे सकते हैं कि जो भी हमने एसटीडीआईओ लिखा है, देखिए मशीन तब तक नहीं समझेगी एसटीडीआईओ को या कोनियो को या किसी अन्य नाम को जब तक हम उसके आगे .h नहीं लगा देंगे। तो मशीन को यह भी पता चलना चाहिए कि सर यह एक हेडर फाइल एक्सटेंशन है, अब इसके आगे जो भी आदेश लिखा है आप उसको कन्वर्ट करिए और आपकी लाइब्रेरी फाइल्स में जिस प्रकार आदेश को दिखाया दर्शाया गया है उसी प्रकार उसको आप उपयोग में लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है हेडर फाइल एक्सटेंशंस। अब हम जब भी लिखते हैं कि हैश पाथ प्रोवाइडर, एसटीडीआईओ एक आदेश हो गया जो कि मशीन को बाइनरी भाषा में कैलकुलेशन करने का आदेश देता है, .h हेडर फाइल हो गई। इंक्लूड एक सिंबल है जो कि हेडर फाइल को पाथ प्रोवाइडर के साथ ले जाने के लिए लिखा जाता है। इसका स्टूडेंट्स कोई ज्यादा डिटेल में यूज नहीं है, हाँ इसको एक सीक्वेंस में लिखने के लिए इस प्रकार लिखा जाता है। अब आता है ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए हेडर फाइल्स के आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, तो एक हेडर फाइल्स को स्पेसिफिक वो रूप देने के लिए
हम उसके आगे ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लगा देते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अब अगली बात आती है फिर से हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एक्स, यानी जो कोनियो आदेश है कीबोर्ड से दे दिया जाने वाला इनपुट मशीन तक पहुंचाया जाए, मशीन से आने वाले आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाए, उसके आगे डॉट एच लगाकर उसको एक हेडर फाइल का रूप दे दिया और रूप देने के बाद उसको इंक्लूड करके और वो पाथ प्रोवाइडर के साथ मशीन पर चली जाए, यानी दोनों आदेश तैयार। अब दोनों आदेश तैयार, उनको मशीन तक पहुंचा दिया, डॉट एच एक्सटेंशन लगा दिया जो कि एक हेडर फाइल का एक एक्सटेंशन है। हम बात करते हैं अगला पॉइंट, सर मेन क्या है। देखिए MAIN मेन। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यह जो भाग आता है मेन, यह क्या है, यह प्रोग्राम की बॉडी को शुरू करने का आदेश देता है। आदेश क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यहां देखिए दो तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो मेन लिखकर, एक वॉइड मेन लिखकर। वॉइड मेन का यूज हमारे आने वाली प्रोग्रामिंग में जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वॉइड मेन का यूज क्या है और कहां-कहां वॉइड मेन का यूज लेना चाहिए। आप सिंपल हर प्रोग्राम में मेन लिखकर चलें। जैसे जैसे आगे प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, आगे के पार्ट आएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि देखिए सर हमें यहाँ तो वॉइड मेन लिखना चाहिए था, यहाँ मेन लिखना चाहिए था। हम यहाँ अभी इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं कि यह प्रोग्राम की बॉडी को शुरू करने का एक सिंबल आदेश है, प्रोग्राम की बॉडी को शुरू करने का। अब स्टूडेंट्स इसके आगे ये खाली ब्रैकेट क्या कर रहा है सर? देखिए ऐसा है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि जो भी एक मैंने इस प्रोग्राम को बनाया और इस प्रोग्राम को बनाने के बाद मैंने सेल कर दिया या फिर किसी को यूज लेने के लिए दे दिया, तो स्टूडेंट्स क्या मैं ये चाहूंगा कि वो 5 बार या 10 बार या 15 बार ही उसको यूज ले सके? मैं ये चाहता हूं कि जो भी इस प्रोग्राम इसको यूज ले वो इसको 100 टाइम 1000 टाइम्स इसको यूटिलाइज कर सके। तो स्टूडेंट्स जब मैं ये चाहता हूं कि वो इसको कितनी भी बार इनपुट दे सके और कितनी भी बार आउटपुट दे सके, तो उसके लिए स्टूडेंट्स खाली ब्रैकेट छोड़ा जाता है। हम अगर सर मुझे ये फिक्स करना है कि 10 ही बार कर सके, तो स्टूडेंट्स उसके लिए मेरे पास सिंबल आता है। अब देखिए अगर मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया कि एक बड़े ब्रैकेट के बीच में 10, इसका मतलब क्या है, यूजर कोई भी 10 इनपुट दे सकता है और 10 बार आउटपुट ले सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं ले सकता। यहां क्या है स्टूडेंट्स, कितनी भी बार इनपुट दिया जा सकता है, कितनी भी बार आउटपुट लिया जा सकता है। इसीलिए हम जो भी यूजर है, जिसने भी हमसे प्रोग्राम लिया है या हमारे से खरीदा है या जो भी, उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और वो कितनी भी बार इनपुट दे सके, कितनी भी बार आउटपुट ले सके। इसलिए हम इसको खाली ब्रैकेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक छोटे ब्रैकेट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, यहां भी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स इसके आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ये सिंपल। देखिए ये प्रोग्राम मेन ने क्या बताया, प्रोग्राम की बॉडी आप यहां से शुरू कर सकते हैं, परंतु प्रोग्राम की बॉडी कहां से शुरू होगी और कहां एंड होगी, तो ये प्रोग्राम का शुरुआती सिंबल जिसे आप मंझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, तो इस ओर ओपन मुंह वाला मिडिल ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट यहां लगा दिया जाता है और जहां प्रोग्राम का अंत होता है वहां पर उस ओर मुंह वाला मिडिल ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट लगा दिया जाता है। प्रोग्राम का शुरू, प्रोग्राम का अंत। अब इसके बीच में प्रोग्राम की मेन बॉडी डिस्कस की जाती है। तो देखिए इसके बीच में जब हम प्रोग्राम की मेन बॉडी को डिस्कस करेंगे तो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास अब शुरुआत आ जाती है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया गया है कि आपने आपको गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी पाई तो एक कांस्टेंट मान है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले हम कांस्टेंट मान को लिख देंगे यानी 3.14। आपने कांस्टेंट मान को लिख दिया, फिर उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर जितनी पावर दे रखी उतनी बार खोल के लिख लेंगे ताकि हम आसानी से, देखिए स्टूडेंट ये कंपलसरी नहीं होता कि आप उसको इतने डिटेल में खोलकर लिखें, पर लिखने से आप वेरिएबल इजीली छांट सकते हैं।
तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको डिटेल फॉर्म में खोल कर लिख सकें, ताकि हमारे पास वेरिएबल इजीली छांटे जा सके। अब स्टूडेंट्स आपने उसको डिटेल में लिख दिया। देखिए लिखने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या है, कांस्टेंट डाला, उसके बाद वेरिएबलों का डिक्लेरेशन कि हमारे पास उस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम इस प्रोग्राम में देखिए उसके लिए हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले वेरिएबलों को डिक्लेयर करना सीखेंगे कि वेरिएबलों को डिक्लेयर किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आती है हमारे पास इस प्रोग्राम में वेरिएबल कितने उपस्थित है। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनका मान यूजर के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी त्रिज्या r, आप रेडियस का मान सब यूजर अपनी अपनी मर्जी से डालेंगे गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब इसी प्रकार जब r का मान परिवर्तित होता चला जाएगा तो क्षेत्रफल भी अपना आप ही परिवर्तित होता चला जाएगा। तो हमारे पास वेरिएबल स्टूडेंट्स कितने हो गए, एरिया और r। तो देखिए क्षेत्रफल और r जब दो वेरिएबल हैं तो सर इसको डिफाइन कैसे करूं। तो स्टूडेंट्स मैं यहां आपको शॉर्ट में एक स्टोरी समझाता हूं, इसको आपको डिफाइन किस प्रकार करना है। देखिए यदि हमारे पास int यानी इंटीजर यानी सर परसेंट d यानी देखिए बिना दशमलव वाली संख्याएं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 100, 200, 500, 700। देखिए स्टूडेंट्स इस चीज में हमारे पास पहला आता है int, यानी int का फुल फॉर्म है इंटीजर यानी इसका प्रकृति है परसेंट d यानी बिना दशमलव वाली संख्याएं, यानी जैसे एग्जांपल 100, 200, 500 और 700। अब इसी में दूसरी चीज आती है float, फ्लोट, जिसे हम कहते हैं फ्लोट के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रकृति सिंबल होता है परसेंट f यानी दशमलव वाली संख्याएं। यानी देखिए स्टूडेंट्स 100.1, 200.0, 500.7, 700.0। देखिए फ्लोट यानी परसेंट है प्रकृति सिंबल इसका, दशमलव वाली संख्याएं, और वो किस प्रकार से हो सकती है। एग्जांपल 100.1, 200.0, 500.7 या 700.0। यानी इसका मतलब है कि यदि हमारे पास कोई आगे उपस्थिति ना हो तो दशमलव के बाद 0 भी उपस्थित है तो भी वह संख्याएं फ्लोट कहलाएंगी। अब इसी प्रकार तीसरी टाइप की चीजें जो आती हैं हमारे पास वह है CHAR, यह कहलाती हैं कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स इसका प्रकृति सिंबल है परसेंट C, यानी कैपिटल A से कैपिटल Z और स्मॉल a से स्मॉल z तक आने वाले सभी कैरेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स ये है तीन, जो एक छोटी सी एक डेफिनेशन है जिसकी हमने थ्योरी ना डिस्कस करके मैंने शॉर्ट में आपको इन तीनों का पूरा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स A से Z कैरेक्टर ये है हमारे पास, हमारी जो डिप्लोमा की प्रोग्रामिंग है उसमें 20% काम आता है, बाकी हमारे पास 80% हमें यह सोचना होता है कि जो वेरिएबल्स हैं वह इंटीजर है या फ्लोट है। तो स्टूडेंट्स यह डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं उन वेरिएबलों में
देखिए यहाँ जैसे जैसे आपको आर और इन एरिया दिया है, स्टूडेंट्स हमें यह सोचना होता है कि क्या हमने कभी हमारी इस टीचिंग लाइफ में या जो हमने प्रीवियस स्टडी की है या प्रोग्राम में कहीं कोई कंडीशन दी गई है, क्या उसमें कहीं ये प्रदर्शित किया गया है कि आर का मान दशमलव में हो सकता है। जैसे आपने अपनी प्रीवियस स्टडी में पढ़ा होगा आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या का मान आपने पढ़ा होगा 1.7 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, या अगर 7 सेंटीमीटर होता है तो 7.0 हो गया। पर आपने क्या कभी ऐसे पढ़ा है कि 2 सेंटीमीटर के बाद सीधा 3 सेंटीमीटर, बीच का कोई इश्यू ही नहीं आता हो? नहीं पढ़ा आपने। स्टूडेंट्स हमेशा आर का मान हम मैक्सिमम टाइम उसको दशमलव में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए उसका मान पूरा पूरा आ रहा है जैसे 2, तो हम उसको 2.0 मान लेंगे इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इस रिजल्ट की प्राप्ति चाहिए तो हमें इस आर को क्या मानना पड़ेगा? देखिए बिना दशमलव वाली संख्याएं यानी इंटीजर, दशमलव वाली संख्याएं यानी फ्लोट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फर्स्ट सी प्रोग्राम को सही करने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास क्या चेंज आया। आपने जहां पर INT लिखा है सर वहां पर INT की जगह FLOAT आना चाहिए। अब सर क्वेश्चन आता है सर लास्ट क्लास में आपने INT क्यों लिखा था? इसके बारे में मैं आने वाली प्रोग्रामिंग में आपको समझाऊंगा कि INT क्यों लिखा जाता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार यहां तो R आता है दशमलव वाली संख्या है, और अगर मेरे पास इस फॉर्मूले में R का मान दशमलव में है, इस R का मान भी दशमलव में है, यह दशमलव में पहले से प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं इन तीनों को गुणा करने के बाद मेरे पास जो एरिया यानी क्षेत्रफल का मान आएगा वो भी दशमलव में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स जब इसका मान भी दशमलव में ही आएगा तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं R तो दशमलव वाली संख्या थी ही थी, एरिया भी दशमलव वाली संख्या हो गया, यानी दोनों जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास किस कैटेगरी में आ गए? फ्लोट में। यानी जहां जहां हम इन दोनों वेरिएबलों की प्रकृति निर्धारित करेंगे वहां हमें %f लिखना पड़ेगा। तो यह होता है हमारे पास वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब स्टूडेंट्स आगे एक चीज आती है, सर ये printf 2 बार लिखा है, ये क्या है? तो देखिए 7th नंबर पे हमारे पास आता है printf। देखिए स्टूडेंट्स पूरी प्रोग्रामिंग में हम printf का यूज 2 बार करते हैं। पहली बार हम printf का यूज कब करते हैं? जब हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट प्रदर्शित करना होता है। देखिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने किसी अननोन पर्सन को दे दिया, आप तो टेक्निकल है पर वो बंदा टेक्निकल नहीं है, तो स्टूडेंट उसे कैसे मालूम पड़ेगी उसे इनपुट क्या क्या करना है? तो हम एक printf लिखते हैं, उसके बाद डबल क्वोट सिंबल के बीच में हम वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, इजी से इजी स्टेटमेंट, कि अननोन यूजर इजीली समझ सके कि हमें क्या इनपुट करवाना है। अब देखिए यहां मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ r। हो आपको अगर लगता है कि आपका पर्सन नहीं समझ पाएगा, आप यहां r की जगह रेडियस लिख दीजिए, परंतु यहां भी रेडियस डिफाइन करिए, यहां भी रेडियस लिखिए, यहां भी रेडियस लिखिए, यहां भी रेडियस, यहां भी रेडियस, जहां जहां आप r को डिफाइन करें एक जैसा ही पूरे प्रोग्राम में डिफाइन करें। तो हमने उसको समझाने के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस यानी त्रिज्या, तो एंटर द वैल्यू ऑफ r, कोई लिखता है एंटर द वैल्यू ऑफ rad, कोई लिख सकता है ra, आप जो लिखें यहां भी ra। तो स्टूडेंट्स जो हम एक बार वेरिएबल में डिफाइन करेंगे हम उसी रूप में आगे यूज लेंगे। यहां वो स्टेटमेंट लिखा जाता है, आसान से आसान स्टेटमेंट डबल क्वोट सिंबल के बीच में, ध्यान रखिएगा, जिसे हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करवाना चाहते हैं। यहां मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ r। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जब भी ये प्रोग्रामिंग हो, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे आपके आउटपुट स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिखा आएगा जो आपने printf के अंदर लिखा है। अब सर यहाँ r क्यों लिखा? देखिए बराबर के इधर जितने भी इनपुट मान होते हैं, अगर यहाँ r s t u 4 मान भी होते तो भी हम लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ r, s, t, u, तो उतने ही मानों को हम इनपुट करवाएंगे ताकि उनके भरोसे आउटपुट प्राप्त हो सके। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार दूसरा वाला आउटपुट क्या करता है? देखिए
यह क्या करता है, वो तो हमें इनपुट स्टेटमेंट प्रदर्शित करने के लिए जरूरी है, ये मुझे आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए जरूरत है कि आउटपुट मुझे किस रूप में चाहिए। देखिए आउटपुट मुझे किस रूप में चाहिए, प्रिंट है, मुझे तो बराबर की इधर एरिया है, तो मुझे तो कैलकुलेशन होने के बाद यदि मेरे पास रिजल्ट आया 7.1 तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आना चाहिए प्रिंट है एरिया बराबर 7.1। तो एरिया बराबर 7.1, इसलिए मुझे यहां वो मान लिखना है जो बराबर के इधर है, एरिया है, आयतन निकालना है तो v है, या कोई और अदर आपको चीजें निकालनी है तो वो है, जो भी आउटपुट आ रहा है बराबर के इधर वो नाम मुझे यहां लिखना है ताकि मेरी आउटपुट स्क्रीन पर मुझे वही लिखा है। अब देखिए ये आ गया, तो सर इसकी प्रकृति यहां बताई जाती है, और प्रकृति बताने का मतलब ये होता है हमेशा डबल क्वोट सिंबल के बीच में आउटपुट की प्रकृति बताई जाती है। अगर आप मान लीजिए यहां परसेंट लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट परसेंट किस में आता है, INT इंटीजर यानी परसेंट यानी बिना दशमलव वाली संख्या है, तो जो आप आउटपुट आएगा 7.9 ये बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये दशमलव जानता ही नहीं है, तो ये केवल दशमलव से आगे की चीजों को प्रदर्शित करेगा यानी 7। अगर आपके पास आंसर आ रहा है 7.9 और आपके सामने अगर आपने यहां आउटपुट में प्रदर्शित कर दिया परसेंट तो ये आपके सामने गलत रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि 7.9 की जगह 7 आया। तो हमें क्या करना चाहिए, आउटपुट यहां पर क्या है, एरिया यानी फ्लोट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि एरिया जो है क्षेत्रफल वो तो दशमलव वाली संख्या में आ रहा है, दशमलव वाली को दशमलव वाली से गुणा किया, उसको दशमलव वाली से गुणा किया, तो टोटल रिजल्ट भी मेरे पास दशमलव वाली संख्याएं आया। तो जब टोटल रिजल्ट मेरे पास दशमलव वाली संख्याएं आया तो हमने जो कैलकुलेशन करने के बाद ये निकाला है हम इसकी ही प्रकृति लिखेंगे ना, और इसकी प्रकृति क्या है, फ्लोट यानी दशमलव वाली संख्याएं, तो यानी फ्लोट यानी दशमलव वाली संख्याएं, देखिए दशमलव वाली संख्याएं, तो यहां प्रकृति किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, परसेंट एफ से। अगर परसेंट एफ से रिप्रेजेंट की जा रही है तो सर एरिया की प्रकृति परसेंट टी नहीं होनी चाहिए ना, यहां आना चाहिए परसेंट एफ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आ गया परसेंट एफ डबल क्वोट सिंबल के बीच में, इसके अगले स्टेप पे, इसके जस्ट नीचे नहीं, इसके जस्ट अगले स्टेप पे कॉमा लगाया और आगे लिख दिया जो भी आउटपुट है मेरे पास सिर्फ उस सिंबल को। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बात आती है ये फॉर्मूले की हम लास्ट क्लास में बात कर चुके कि इस फॉर्मूले को कांस्टेंट लिखने के बाद डिटेल्ड फॉर्म में हम यहां पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स अगली चीज आती है, सर हर लाइन के एंड में उपस्थित ये देखिए ये 7, आप यहां देखिए 8, इसे बोला जाता है सेमी कॉलन। स्टूडेंट सेमीकोलन क्या चीज है, देखिए सेमीकोलन क्या है, बेसिकली हम सेमीकोलन का उपयोग हर बॉडी में जहां प्रोग्राम का शुरुआती सिंबल और अंतिम सिंबल है लिखा गया है उसके बीच में उपस्थित हर लाइन के अंत में हम सेमीकोलन का उपयोग करते हैं, जो कि उस लाइन को कंपाइलर को यह बताता है कि सर इस लाइन का अंत यही हो गया है, इसके बाद ये अगली लाइन यहां से स्टार्ट हो गई, इस लाइन का अंत यहां हो गया, इसके बाद अगली लाइन यहां से हो गई, इस लाइन का अंत यही हो गया। तो हमेशा सेमीकोलन हमें लगाना जरूरी है, अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वह वार्निंग या एरर मैसेज जनरेट करेगा। तो इसीलिए प्रोग्राम की मेन बॉडी में ध्यान रखिएगा, मेन बॉडी का मतलब है शुरुआती सिंबल और अंतिम सिंबल के बीच में हर लाइन के अंत में मुझे सेमीकोलन लगाना ही है। ठीक है, अब देखिए ये सेमीकोलन आ गया, लास्ट चीज हमारे पास बचती है ये स्कैन है, 9th नंबर पे आता है स्कैन एफ। देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। स्कैन एफ में हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट दिया गया वेरिएबल है यानी एंटर द वैल्यू ऑफ आर, मैंने आपको बताया ये वही स्टेटमेंट है जो हम अननोन यूजर ने लिया, उसके आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ है ताकि उसको ये पता चले कि मुझे क्या इनपुट करना है। तो उसके आउटपुट स्क्रीन पर लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ आर, यानी उसने आर का मान एंटर कर दिया। परंतु स्टूडेंट्स यह जो आर का मान है, यह आर का मान कंप्यूटर की किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर जाकर सेव हो गया। देखिए हम जो भी चीज को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर किसी भी चीज को हवा में नहीं रखता,
या मेमोरी उसको हवा में नहीं रहने देती, मेमोरी में उसका एक भाग बन जाता है, जो भाग अपने अपने सेक्टर लिए हुए हैं। जैसे देखिए एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, A0, A1, A2, A3, A4, A5। स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारे पास मेमोरी क्रिएट रहती है, जिस मेमोरी में A0 लोकेशन से A5 लोकेशन तक इनके एक रेफरेंस नेम होते हैं, जिनकी वजह से हम किसी भी डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। परंतु मुझे यदि किसी डाटा को कॉल करवाना है तो उनके लिए ये एड्रेस होते हैं। देखिए यहां तो मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए 1001 लिख दिया, मेमोरी उसको अपनी स्टाइल में डिफाइन करके रखती है। तो वो यहां एक समझने वाली बात यह है 1001, 1002 इस तरीके से कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन बन जाते हैं। अब एक मेमोरी लोकेशन बन गए, इस मेमोरी लोकेशन पे जैसे मान लीजिए मुझे 2+2 करना है, सबसे पहला वाला जो 2 है वो कन्वर्ट हुआ बाइनरी में, बाइनरी यानी 1011, 1011। देखिए ये इसका बाइनरी कन्वर्जन नहीं है 2 का, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको रफली समझा रहा हूं कि देखिए रफली अगर देखिए मान लीजिए 1 कन्वर्ट हुआ, 2 कन्वर्ट हुआ 1011 में, दूसरा 2 कन्वर्ट हुआ 1011 में, उसने दूसरी मेमोरी लोकेशन ली। फिर तीसरा कन्वर्ट, तीसरे में क्या, अब हमने क्या किया, प्लस का साइन दबाया और बराबर का सिंबल दबाया। हुआ क्या, आपने बाइनरी के जोड़ पहले से किए, ये इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया। परंतु स्टूडेंट्स एक्चुअल प्रक्रिया होती कैसे, इस एड्रेस से ये वाले एड्रेस का कंटेंट जुड़ेगा, इस एड्रेस के कंटेंट से इस वाले एड्रेस का कंटेंट जुड़ेगा, इस एड्रेस के कंटेंट से इस एड्रेस का कंटेंट जुड़ेगा और इस एड्रेस के कंटेंट से इस एड्रेस का कंटेंट जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स आप तो बार बार वैल्यू को बदलते जा रहे हैं। हम जहां पर प्लस का एक प्रोसीजर प्लेस करवा रहे हैं या एक कोड के रूप में डिफाइन करवा रहे हैं, हम उसमें स्टूडेंट्स यह बता रहे हैं कि जब भी हम एक प्लस का साइन दबाएं इस एड्रेस से ये एड्रेस जुड़ जाए। तो उसके लिए आप एक चीज देखिए, सारी प्रक्रिया तो एड्रेस के बीच में ही हो रही है, आपका सारा काम एड्रेस के बीच में हो रहा है, डाटा आप लोग बार बार चेंज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके मोबाइल में 200 एसएमएस आ सकते हैं, आपको एक नया एसएमएस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला वाला मिटाना पड़ेगा। अगर आप पहला वाला डिलीट कर रहे हैं तो आपने मेमोरी को थोड़ी छेड़ा, आपने सिर्फ उस एड्रेस की मेमोरी को छेड़े बिना एक पर्टिकुलर लोकेशन खाली कर ली और उस लोकेशन में दूसरा डाल दिया। तो कंप्यूटर हमेशा अपनी मेमोरी का एक एड्रेस और एक रेफरेंस नेम रखकर रखता है ताकि आप उसमें इजीली डाटा को प्लेस करवाया जा सके। अब देखिए इसमें डाटा इजीली प्लेस हो गया, अब बाइनरी रूप में और हो गया। तो स्टूडेंट जब हम कॉल करेंगे, जब आपने आर का मान दिया इस प्रोग्राम में, एंटर द वैल्यू ऑफ आर, यूजर ने जैसे ही दिया वो आर कहां होगा, मेमोरी में जाकर सेव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मुझे वहां से डाटा को मंगाना है, तो देखिए डाटा को आर का मान सबके लिए जगह अलग अलग है, तो उस मान को मंगाने के लिए मैं क्या करूं, उसके एड्रेस को कॉल करूंगा। एड्रेस नहीं आता, हम एड्रेस को कॉल करते हैं, उस पर डाटा आ जाता है। आपके पास मेरे को अगर कोई भी लेटर भेजना है तो मुझे भेजना आपके एड्रेस पर पड़ेगा, पर ऐसा थोड़ी है कि आपका एड्रेस या आपका घर मेरे पास आएगा। आपके घर में जो अवयव उपस्थित हैं, जैसे आप लोग आगे उस पर वर्क करेंगे, तो कॉल एड्रेस को किया जाता है, इनवाइटेड उसके वैल्यूज होते हैं। तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी वही जैसे आउटपुट पे लिखते हैं, डबल डॉट सिंबल के बीच में प्रकृति लिखते हैं इनपुट दिए जाने वाले अवयव की। अब इनपुट दिए जाने वाले अवयव की प्रकृति क्या है, आर। इनपुट दिए जाने वाले अवयव की प्रकृति क्या है, आर। आर यानी फ्लोट। फ्लोट कहां आ रहा है स्टूडेंट्स, दशमलव वाली संख्या है, यानी दशमलव वाली संख्याएं अगर आ रहा है तो आप एक चीज देखिए, यहां परसेंट डी नहीं ना सर, परसेंट एफ होना चाहिए, क्योंकि फ्लोट की तो प्रकृति क्या है, परसेंट एफ। अब यहां प्रकृति आ गई, ठीक है सर परसेंट एफ। सर ये क्या है, देखिए जो भी इनपुट एलिमेंट होता है ना उसके आगे हमें ADDRESS एड्रेस ऑफ सिंबल लगाना पड़ता है
ताकि जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस समझाया कि मेमोरी की लोकेशन से उठाकर लाना है, यह सिंबल होता है एड्रेस ऑफ आर, यानी आर का के अवयव जहां पर उपस्थित है उस एड्रेस से इस डाटा को उठाकर ले लिया जाए। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। एड्रेस ऑफ केवल स्कैनिंग की प्रॉपर्टी होती है। अब आप इसको स्कैन के अलावा प्रिंटिंग में कहीं भी उपयोग में नहीं कर सकते। आपको जब भी एड्रेस लगाना पड़ेगा इनपुट अवयवों के साथ लगेगा और वो इनपुट अवयवों के साथ स्कैनिंग के अंदर ही आएगा, तो वो स्कैनर की प्रॉपर्टी हो गई। अब ये था एक आपका नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। आप स्टूडेंट्स इस चीज की टेंशन ना लें कि कुछ स्टूडेंट्स में हो सकता है नोट कर लिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है नोट नहीं कर पाए। इस चीज के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप यहां आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप जब भी आएंगे आप यहां आके संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप यहां आएंगे मैं आपको इनसे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक को ठीक से स्टडी कर लीजिए और समझ लीजिए कि कौन सी वैल्यू किस प्रकार से कार्य करती है, ताकि देखिए आपके एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, पर जिस प्रकार आपको एक इंग्लिश बोलने के लिए एबीसीडी की जरूरत है स्टूडेंट्स, ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है यह हमारे सी भाषा के प्रोग्राम का की एबीसीडी है। तो आप इसको ठीक से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद हम जैसे आगे के प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इन चीजों का रेफरेंस दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि किस प्रकार से कौन सा भाग कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह हमारा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन था और इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा। थैंक यू।